नमस्कार। पैसे के साथ हमारा रिश्ता ये ना नंबरों और स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा है। असल में ये पूरा का पूरा खेल मनोविज्ञान का है। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कितना जानता है? मतलब, क्या ये सब स्मार्ट होने, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने या मुश्किल बाजारों को समझने के बारे में है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दें। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस इस पर कम निर्भर करती है कि किसी को क्या पता है, और इस पर कहीं ज्यादा कि वो व्यवहार कैसा करते हैं। क्योंकि ये जानना कि क्या करना चाहिए एक बात है, और असल में जब करने की बारी आए तो अपने मन को शांत रख पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर व्यवहार इतना जरूरी है तो हमें इसे समझना होगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन। पैसा एक दिमागी खेल है। चलिए समझते हैं कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले अक्सर लॉजिक से ज्यादा इमोशन से क्यों चलते हैं। तो ये पैसे का मनोविज्ञान आखिर है क्या चीज? देखिए, ये इस बात की स्टडी है कि किसी की जिंदगी के अनोखे अनुभव, उनकी भावनाएं और उनके अपने विचार उनके फाइनेंशियल फैसलों को कैसे बदलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पैसे को लेकर पागलपन भरा फैसला नहीं लेता। हर कोई अपने तजुर्बे के हिसाब से ही कदम उठाता है, जो उस पल में उन्हें बिल्कुल सही लगता है। इसे किसी के फाइनेंशियल डीएनए की तरह समझिए। ये किसी के बैकग्राउंड से बनता है, उनके डर से प्रभावित होता है और उनके सपनों से आगे बढ़ता है। इन अंदरूनी पर्सनल चीजों को समझना ही समझदारी भरे फाइनेंशियल फैसले लेने की तरफ पहला कदम है। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कहानी सिर्फ हमारे फैसलों से नहीं लिखी जाती। इसमें कुछ ऐसी अनदेखी ताकतों का भी हाथ होता है जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। और बस यही है हमारे दूसरे सेक्शन का टॉपिक। सच तो ये है कि हमारे नतीजों पर उन ताकतों का बहुत ज्यादा असर होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम अक्सर सफलता को किसी की काबिलियत और असफलता को आलस से जोड़ देते हैं, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और यहीं पर एंट्री होती है लक और रिस्क की। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लक वो हवा है जो पीछे से धक्का देकर कामयाबी की तरफ ले जाती है, और रिस्क वो सामने की हवा है जो नाकामी की वजह बनती है। ये मान लेना कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ है। तो जब हम लक और रिस्क जैसी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान लगा सकते हैं जो वाकई हमारे हाथ में है। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है। दौलत असल में बनती कैसे है। यहां एक बहुत जरूरी बात छिपी है। दौलत बनाने का राज ज्यादा कमाने में उतना नहीं है जितना ज्यादा बचाने में है। किसी की इनकम चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर वो सब खर्च हो जाती है तो दौलत तो बनी नहीं रही है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई है। असली दौलत वो पैसा नहीं जो कमाया जाता है, बल्कि वो है जो खर्च होने से बच जाता है। यही बचत और उसे बनाए रखने का डिसिप्लिन वक्त के साथ फाइनेंशियल आज़ादी की नींव रखता है। और जब पैसा बचाया जाता है तो एक जादू काम करना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये वो प्रोसेस है जहां छोटे छोटे और लगातार फायदे वक्त के साथ मिलकर इतने बड़े हो जाते हैं कि नतीजे देखकर यकीन नहीं होता। कंपाउंडिंग के लिए बस दो ही चीजें चाहिए, लगातार मिलने वाला फायदा और सब्र, यानी कि समय। इन दोनों में भी समय सबसे पावरफुल है। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को बस लंबे समय तक छोड़ देना, वहीं पर असली जादू होता है। तो हमने दौलत बनाने का कैसे तो समझ लिया, पर अब सवाल उठता है क्यों? दौलत का असली मतलब क्या है? हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन इसी गहरी बात को समझने की कोशिश करता है, और इसका जवाब सिर्फ पैसों में नहीं छिपा है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। बस इतना काफी है वाली लाइन कहाँ है? हमारा समाज हमें हमेशा और ज्यादा पाने के लिए उकसाता है। लेकिन क्या हो अगर असली हुनर ये जानना हो कि रुकना कब है? तो जरूरी बात यह है कि ये जानना कि कब और ज्यादा के पीछे भागना बंद कर देना है। यह अपने आप में एक ऐसा हुनर है जो किसी को भी बर्बादी से बचा सकता है। क्योंकि अपनी इज्जत, आजादी या खुशी दांव पर लगाकर ज्यादा पैसा कमाना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता। और ये बात हमें इस शानदार कोट पर लाती है। दौलत का सबसे ऊंचा मकाम वो है जब कोई हर सुबह उठकर ये कह सके, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये पैसों के बारे में है ही नहीं, ये तो आजादी के बारे में है। तो असली दौलत कोई नंबर नहीं है। ये इस बात से तय होती है कि किसी का अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर कितना कंट्रोल है। ये वो आजादी है जो किसी को अपनी शर्तों पर जीने देती है। यही असली मंजिल है।
और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। पैसे का असली मकसद क्या है? क्या इसका मकसद सिर्फ चीजें खरीदना है या फिर अपना वक्त और अपनी पसंद की जिंदगी खरीदना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।